स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति पाठ को हमने कल शुरू किया था और उसके अंतर्गत हमने जाना कि क्रांति की क्या परिभाषा होती है, क्रांति किसे कहते हैं। दुनिया की कुछ प्रमुख क्रांतियों के विषय में भी हमने कल बात की थी। इसके अलावा हमने जाना कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई किस घटना से हुई, उसमें क्या हुआ था, और फ्रांसीसी समाज के विभाजन के विषय में जाना कि किस प्रकार का समाज वहाँ पर उस समय था। और हमने क्रांति के विभिन्न कारणों को जाना, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अन्य कारण थे जिनकी वजह से क्रांति वहाँ पर हुई। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं क्रांति की शुरुआत की। तो जैसा कि आपको कल बताया गया था कि फ्रांस का जो राजा था उसका खर्चा बहुत अधिक था, उसके पास धन की कमी हो गई थी, तो इसलिए उसने लोगों पर कर लगाए थे जिससे लोगों में असंतोष गहरा है। तो वो कर जो लगाए उसने किस प्रकार से लगाए होंगे, क्योंकि उस समय राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। तो इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या था। इसका प्रोसीजर यह था कि जो फ्रांस को सम्राट को जब कर लगाने होते थे तो वो एस्टेट जनरल की राजनीतिक संस्था थी, जो तीनों एस्टेट, इसमें इसका अधिवेशन बुलाता था एस्टेट जनरल का, यानी एक मीटिंग रखता था जिसमें सभी एस्टेट के लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजते थे। और जो इससे पहले 1789 से पहले जो लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी वो 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। 1789 में उसने नए कर लगाने के लिए एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया, जिसमें प्रथम एस्टेट व द्वितीय एस्टेट के 300 प्रतिनिधि तथा तृतीय एस्टेट के 600 प्रतिनिधि शामिल हुए। ठीक है, किसानों, औरतों, कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था, फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से शिकायतों व मांगों की एक सूची बनाई गई, जिसे जो 600 प्रतिनिधि तृतीय एस्टेट के शामिल हुए थे वो साथ अपने लाए थे। ठीक, एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी का मतलब तीनों ही वर्ग एक एक मत दे सकते थे। तो प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट व तृतीय एस्टेट तीनों का एक एक वोट हो गया। इसीलिए इनकी चलती थी प्रथम व द्वितीय एस्टेट की, क्योंकि इनके जो हित थे वो आपस में मिलते थे, एक के लाभ में दूसरे का लाभ छुपा हुआ था। तो इसलिए दो वोटों के आधार पर ही हमेशा तृतीय एस्टेट से जीत जाते थे। अब क्या हुआ कि तीसरे वर्ग ने या तृतीय स्टेट ने एक मांग रखी कि जितने भी लोग वहाँ पर सदस्य हैं तृतीय स्टेट के, उन सभी को मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो सम्राट ने इसका विरोध किया, सम्राट ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि सम्राट जानता था कि यदि तृतीय एस्टेट के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा तो वे लोग अपने हित की बात करेंगे और ये करों का जो प्रस्ताव है यह पास नहीं हो पाएगा। ऐसा होने पर जो तृतीय एस्टेट के लोग थे उन्होंने उसका सभा का बहिष्कार कर दिया और वे वहाँ से निकल गए। वे लोग 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली की घोषणा की। इनका नेतृत्व मिराबियो आबे और सीए ने किया। मिराबियो आबे और सीए जो थे ये प्रथम व द्वितीय स्टेट से संबंधित लोग थे। इनके विषय में क्या है, एक कौन सी स्टेट थे इसके विषय में पढ़ लेना। आगे की बात करें हम, तो जब उन्होंने फिर तृतीय स्टेट के लोगों ने नेशनल असेंबली का संविधान का प्रारूप तैयार किया और उस समय पूरे फ्रांस में जगह जगह पर जो है क्रांति जैसी घटनाएं हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। जमाखोरी का मतलब है कि यहाँ पर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, जितना उन्हें प्रॉफिट लेना चाहिए पाव रोटी पर उससे ज़्यादा उन्होंने कमा रहे थे। ठीक है, बेकरी की दुकानों पर घंटों इंतजारों के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश का आदेश दे दिया। इसके बाद की सारी बातें आपको पाठ की शुरुआत में बताई गई थी कि किस प्रकार से बास्टील के दौर पर अधिकार किया गया। तो ये हुई क्रांति की शुरुआत। ठीक है, आगे चलें। विद्रोह की स्थिति को देखते हुए लुई सोलेवा ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और उसने यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को एक आदेश पारित किया गया जिसमें पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। धार्मिक कर, जिसे हम टाइट के नाम से जानते हैं, वो समाप्त कर दिया गया तथा चर्च की जो स्वामित्व वाली भूमि थी वो जब्त कर ली गई। इस प्रकार से लगभग 20 अरब लिब्रे की जो
संपत्ति थी वो सरकार के हाथ में आ गई। अच्छा, हम इसकी उसकी शासन व्यवस्था को उस समय जो चेंज हुई उसके विषय में थोड़ा सा इस टेबल के माध्यम से जानेंगे। तो इसमें क्या है, जो सक्रिय नागरिक हैं वे निष्क्रिय नागरिक हैं। निष्क्रिय नागरिक का मतलब है जिनको मताधिकार प्राप्त नहीं है, लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे व 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति, इन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। सक्रिय नागरिक का मतलब ऐसे लोग जिनको मताधिकार प्राप्त है, ये 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। ठीक है, तो ये लोग वोट देंगे, न्यायाधीश चुनेंगे न्यायपालिका के लिए। इसके अलावा ये लोग वोट देंगे, निर्वाचक चुनेंगे लगभग 50,000 पुरुषों को। उन 50,000 पुरुषों से नेशनल असेंबली का निर्माण होगा जिसमें 745 सदस्य होंगे। यह विधायिका भी कहलाएगी। ठीक है, इसका नियंत्रण किस पर होगा? मंत्रियों पर व सम्राट पर। ठीक है जी, सम्राट कार्य कराएगा, कार्यपालिका का सदस्य होगा सम्राट, और इसके विधायिका के निर्देशों के अनुसार इसको कार्य करना होगा, यानी इसकी शक्तियों पर विधायिका का अंकुश रहेगा। जब हम शासन की शक्ति के विभाजन की बात करते हैं तो उसको हम 3 क्षेत्रों में इसका बंटवारा करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। राजनीति के अंतर्गत आपने जान लिया होगा, विधायिका का मतलब है विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का मतलब उसका पालन कराना, व न्यायपालिका का मतलब उसके यदि कोई उल्लंघन हो रहा है कानून का तो उसका न्याय करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से नेशनल असेंबली वहां पर बनाकर उसको इस प्रकार के अधिकार दे दिए गए, सक्रिय नागरिक, निष्क्रिय नागरिक, इन सभी का मतलब आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद संविधान ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, कानून की बराबरी के अधिकार नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त कर दिए गए या दे दिए गए। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक को नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। तो यह उनकी प्रस्तावना का एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के द्वारा इसको हम जान सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें हुई। अब नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, राजनीतिक प्रतीकों के मायने। अच्छा, राजनीतिक प्रतीक होता क्या? राजनीतिक प्रतीक का मतलब है ऐसे प्रतीक जिससे हम राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। जैसे हम अपने देश की बात करें तो तिरंगा झंडा है, हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत है, ये सब हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। कैसे करते हैं इसके विषय में आपको ऑनलाइन क्लास में बता दिया गया, तो सभी को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो प्रतीक आपको दिखाई दे रहे हैं इनके विषय में पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, आप आसानी से समझ जाएंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, इन सभी प्रतीकों को जानने के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन व गणतंत्र की स्थापना, यानी राजतंत्र का समाप्त होना और वहां पर गणतंत्र की स्थापना किया जाना। तो इसमें क्या हुआ? इसमें फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण रही। यद्यपि लुई 16वां ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु उसने क्या किया, प्रसा के राजा के साथ गुप्त मीटिंग की और उसने वहां से सेना के लिए डिमांड की या सेना मांगी, जिससे वो क्रांति को दबा सके और क्रांतिकारियों को दंड दे सके। ठीक है जी, इसके अलावा उसने क्रांतिकारियों को बिजी करने के, क्रांतिकारियों को व्यस्त करने के उद्देश्य से विभिन्न युद्धों में उनका भाग लिवाया। जैसे प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसने घोषणा कर दी। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। लेकिन ये लोग राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। ये लोग मार्सिले गाते थे, जो मार्सिलेज नामक शहर के लोगों का गीत था, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति हुई। जब ये लोग जो क्रांतिकारी थे सेना में चले गए तो परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी वहाँ की महिलाओं पर आ गई। ये महिलाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती थी, इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, त्रस्त जनता ने विभिन्न प्रकार के क्लब बना लिए। जैसे उनमें से एक प्रमुख क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो अर्थ है वो यह है कि स्वतंत्रता समानता की बात करते थे। जैकब नामक व्यक्ति ने यह बनाया था, तो इसलिए इसको जैकोबिन क्लब के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने क्या किया, जो प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट के लोग थे उनसे अलग अपनी वेशभूषा घोषित कर दी, जिसमें इन्होंने वहाँ पर पहने जाने वाले ब्रीचेस का विरोध किया और अपने लिए अलग प्रकार की पैंटें और अलग प्रकार की वेशभूषा का ऐलान किया। इसमें लाल टोपी का ऐलान किया गया, क्योंकि लाल टोपी पुरुषों के लिए ऐलान किया गया, क्योंकि लाल टोपी क्या थी, स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है।
तो नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 में इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और गणतंत्र की घोषित कर दी। गणतंत्र का मतलब है जहां लोगों की चलती हो, लोगों का शासन हो, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। शेष कल की वीडियो में। धन्यवाद।